गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मुझे पता है कि आप सभी की हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे सर पर हैं, यानी कि आपके सर पर हैं। तो बहुत डर लग रहा होगा आपको और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें और कैसे करें। और आप जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने वो भी सब भूलते जा रहे हैं। लास्ट का 1 मंथ बचा है, इसलिए हमें और ज़्यादा टेंशन हो रही है। पूरा साल आपने वेस्ट कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे साल आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने पूरे साल आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की और लास्ट का 1 मंथ मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप फेल हो जाएंगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैंने इस वीडियो को इस पर्पज़ से बनाया है कि आपके 90 प्लस आ जाएंगे अगर लास्ट 1 मंथ में इस तरीके की स्ट्रेटजी को अपनाकर आप पढ़ाई करते हैं रेगुलरली। अब लास्ट का 1 मंथ है तो आपको मेहनत भी तगड़ी करनी पड़ेगी। उस हिसाब से मैंने इस स्ट्रेटजी को बताया है, आप उसको फॉलो करिएगा और देखिएगा रिज़ल्ट आने के बाद आप इस पर आकर कमेंट करिएगा कि आपने जिस स्ट्रैटेजी को बताया है मैंने उसको फॉलो करके 90 प्लस ला लिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड सेट करना है। माइंड सेट का क्या मतलब हुआ? सबसे आपको अपना दिमाग को बिल्कुल स्थिर कर लेना है। अपने दिमाग में बिल्कुल भी आलतू फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचनी है जो आपने पूरा साल बर्बाद कर दिया है कि तो उस हिसाब से ये जो बचे आपके 1 महीने बचे हुए हैं आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो करिएगा। पहला हो गया आपका माइंडसेट, अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए, फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी है। सेकंड, इस चैनल पर आपको एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी क्या अपनानी है लास्ट 1 मंथ में, इसके बारे में बैक टू बैक वीडियो अब मैं लेके आऊँगी। तो उस हिसाब से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ये वाली वीडियो होने वाली है हिंदी पर। तो हिंदी का एक्यूरेट क्या आपका स्ट्रेटजी होने वाला है मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। अब सबसे पहले आपको लिखना है रस छंद अलंकार। और रस छंद अलंकार में आपको क्या पढ़ना है? रस में मैंने एक वीडियो डाली हुई है, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है। वहाँ से आपका रस तैयार हो सकता है। वहाँ से जाकर आप अपना रस तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है छंद। छंद में आपको क्या पढ़ना है? कॉपी ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, कुंडलिया। छंद में इतना तैयार कर लेंगे तो आपको एक छंद उसमें से मिल जाएगा। अलंकार में अनुप्रास, यमक, रूपक और श्लेष, ये चार और छंद के मैंने जितने बताए उसको उदाहरण सहित याद कर लीजिएगा। पेपर में आपको इनमें से एक एक मिल जाएंगे। यहाँ से आपका रस छंद वाला मैटर, रस छंद अलंकार वाला तीनों ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आता है अब व्याकरण का, ठीक है। व्याकरण के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपको क्वेश्चन बैंक। कोई सा भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर। अब आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप पूरा अब एक स्टार्टिंग से आप कंप्लीट करेंगे, तो बहुत कम टाइम है, 1 मंथ का टाइम है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत कम समय होता है। तो आपको व्याकरण का पोर्शन कंप्लीट करने के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जितने भी पूछे होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जितने भी क्वेश्चन, वो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। तो आपको लेना है कोई एक बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक, उसमें आपको रीड कर लेना है, ठीक। याद आप मत करिएगा, बस एक बार पढ़ लेंगे ना, तो पेपर में जब वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर जो है वो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये है, ठीक। तो 1-2 बार, जब 2-3 बार आप उसको पढ़ लेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। याद भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है संस्कृत का पोर्शन। संस्कृत के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए संस्कृत में पहले तो ये हम जानते हैं कि संस्कृत में आता क्या है पेपर में। संस्कृत के पोर्शन में से आपको पूछेगा कि हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है सिर्फ, ठीक है। तो उसको हिंदी अनुवाद को आपको तैयार करना है। अब पूरे चैप्टर को लाइन से नहीं पढ़ना है। हाँ, आपको पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है, पूरा लाइन से सारे चैप्टर। आपको करना यह है कि सिर्फ स्टार्टिंग के 4 चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से एकदम कहानी के तरीके से समझ लेना है, ठीक। एक एक वर्ड, मतलब इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक वर्ड का करें। आप एक अच्छे से कहानी के जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, वीडियो एक देख लीजिए, हर चैप्टर की एक एक वीडियो। तो वहाँ से आपका संस्कृत का पोर्शन तैयार हो जाएगा। उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जो आता है ना, सारांश लिखने के लिए आता है, वहाँ से आपको ये भी याद रखना होता है कि पेपर में जो अनुवाद आया है वो कौन से चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो आपको ये याद कर लीजिएगा कि आप जो अनुवाद पढ़ रहे हैं वो कौन से चैप्टर का है। 4 चैप्टर सिर्फ आपको तैयार करने हैं, आपका संस्कृत का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है गद्य का चैप्टर। अब गद्य में आपको क्या करना है? गद्य में भी आपको यही रूल अपनाना है, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर का याद करना है आपको, ठीक।
अब गद्य में जो होता है वो पूरी कहानी होती है, जैसे का तैसा तो नहीं लिख देते हैं, बहुत ईजी सरल भाषा में गद्य हमारी कहानी लिखी होती है उसमें। ठीक, तो उसमें आपको पहले तो आपको स्टार्टिंग के 4 जो हैं लेखक के जीवन परिचय याद कर लेना है। जब आप जीवन परिचय तैयार कर लेंगे तो पेपर में आपका जो गद्य के पोर्शन से जीवन परिचय आते हैं लेखक के, तो इन 4 चैप्टर में से आपको पेपर में एक ज़रूर मिल जाएगा। तो आपका जीवन परिचय वाला ये हो गया। ठीक, उसके बाद से गद्य में आता है अनुवाद करने के लिए। ठीक है, हिंदी अनुवाद करने के लिए तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से जितने भी फर्स्ट चैप्टर से जितना स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर को आपको हिंदी अनुवाद एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन बैंक की हेल्प से या वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पर बहुत हिंदी सरल भाषा में अच्छे से समझा देंगे वो लोग, और वहाँ से आपका ये तैयार हो जाएगा गद्य में। और ये याद रखना है कि जो हिंदी अनुवाद कर रहे हैं वो कौन से चैप्टर से लिया गया है और वो कौन से लेखक ने लिखा हुआ है इसको, तो ये याद कर लीजिएगा, संदर्भ में पूछा जाता है। तो आपका ये गद्य का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब आता है काव्य का पोर्शन। तो काव्य के पोर्शन में आपको क्या करना है, काव्य में भी हमारे लेखकों की आती है, लेखक नहीं, कवि का जीवन परिचय पूछता है आपसे। तो उसमें कवि का जीवन परिचय आप कौन कौन से याद करेंगे, स्टार्टिंग के 5 कवियों के जीवन परिचय याद कर लेंगे तो आपको पेपर में इसमें से एक मिल जाएगा ज़रूर, 100% मिल जाएगा, 101% मिल जाएगा। फिर उसके बाद काव्य में हमारा पूछा जाता है उसमें हिंदी अनुवाद करने के लिए। ठीक है, हिंदी अनुवाद करने के लिए इसमें भी पूछा जाता है। तो आपको स्टार्टिंग के 5 चैप्टर के अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें से आपको एक मिल जाएगा। मिलने के बाद आपको काव्य सौंदर्य लिखने होते हैं, जो हमने पहले आपको बताया कि रस छंद अलंकार आप तैयार कर लीजिएगा। तो उसमें से आप देखेंगे कि उसमें से आपका मिल जाएगा जो भी काव्य सौंदर्य नीचे लिखते हैं लास्ट में, तो वहाँ से आपका काव्य सौंदर्य वाला भी हो जाएगा। ठीक, काव्य सौंदर्य भी इसमें लिखते हैं तो वो लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें पूछा जाता है संदर्भ लिखने के लिए, संदर्भ और प्रसंग। तो संदर्भ के लिए आपको ये याद रखना होगा कि जो हिंदी अनुवाद कर रहे हैं जो आपको पेपर में मिला है वो कौन से लेखक ने लिखा है और कौन से चैप्टर का है, चैप्टर का नाम, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक, काव्य का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आता है हमारा संस्कृत का पोर्शन। संस्कृत का पोर्शन कंप्लीट करने के लिए वही मेथड चलेगा, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, एक लाइन से पूरा सारे चैप्टर नहीं कवर करने हैं। आपको स्टार्टिंग के सिर्फ 4 चैप्टर को हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ लेना है। यूट्यूब से समझ लीजिए, यूट्यूब सबसे बेस्ट है, आप वहाँ से सर्च करेंगे फर्स्ट चैप्टर का हिंदी अनुवाद, ठीक है, संस्कृत का, तो वो आ जाएगा किस क्लास में आप हैं उस हिसाब से। तो आपको वहाँ से आपको हिंदी अनुवाद पढ़ लेने हैं। ठीक, कहानी जैसे होती है वैसे ही आपको समझ लेना है अच्छे से। हिंदी अनुवाद पढ़ते समय आपको ये याद रखना है संस्कृत में कि वो कौन से चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर का नाम। ठीक है, ये याद रख लेंगे, आपका ये पूरा हो जाएगा। संस्कृत का पोर्शन में बस इतना ही है। ये सारा होने के बाद इसके बाद लास्ट आपका बचा हुआ है कथा साहित्य। कथा साहित्य बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके पेपर में। ठीक है, आप अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके 6 से 8 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो आपको कथा साहित्य में स्टार्टिंग के 3 चैप्टर की कथा साहित्य की कहानी बहुत अच्छे से पढ़ लेनी, और याद रखना है कि आप जब कथा साहित्य आप लिखते हैं कॉपी में, आपके जो पूछा जाता है जिस चैप्टर से, उसको लिखते समय आपको हेडिंग का यूज़ करना है। ठीक है, 4-5 हेडिंग डाल दीजिएगा, आपका एग्जामिनर, ठीक है, हेडिंग को देख के ही आपको सीधे सीधे नंबर मिल जाएंगे। हेडिंग का यूज़ नहीं करेंगे तो उसको प्रॉब्लम होगा थोड़ा। हेडिंग देखते हैं ना एग्जामिनर, आप जब पेपर लिखते हैं तो आपको कोई सा भी पेपर हो, अगर बायो का पेपर है तो आप डायग्राम बनाइए, फिजिक्स का पेपर है तो आप फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर दीजिए स्केच, तो उसी हिसाब से आपको कॉपी को वेल प्रिपेयर कर देना है। ठीक है, अच्छे से आपकी कॉपी लिखी होगी, नीट एंड क्लीन, और साफ साफ आपकी हैंड राइटिंग होगी। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान अपनी हैंड राइटिंग पर देना है। आप जितना भी अच्छा लिखेंगे, आपकी हैंड राइटिंग अगर बेकार होगी तो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा ना देख के। उसका मूड अगर अच्छा होगा, कैसा भी होगा, अगर आपकी साफ़ हैंड राइटिंग है, हेडिंग वाइज लिखा हुआ है अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर, तो आपको डेफिनेटली ये है कि आपको नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। एग्जामिनर देख के ही पता चल जाता है कि कॉपी में क्या लिखा होगा और बच्चा पढ़ने में कैसा है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है, आपको बहुत अच्छे से कॉपी को मेंटेन करना है। ठीक, लाइन खींच देनी है हर आंसर कंप्लीट होने के बाद। तो आपको मैं कुछ इससे ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपको पेपर में अपनाने हैं। तो सबसे पहला ट्रिक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होने के बाद स्केच से लाइन खींचना।
ठीक है। स्केच से लाइन खींचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ यहाँ पे बच्चे का आंसर, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इससे पता चल जाता है। उसके बाद सेकंड है, पेपर में कटिंग नहीं करनी है। अगर गलत हो जाता है तो एक कट लगा दीजिए, वहाँ पे एकदम गोजना नहीं है उस वर्ड के ऊपर। ठीक है। फिर थर्ड हमारा है, पेपर में हल्का और लंबी निब का पेन यूज़ करना, भारी पेन का नहीं। ठीक, मैं इसलिए भारी पेन का यूज़ अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि भारी पेन जो होता है, हम जानते हैं कि हमें 3 घंटे लगातार लिखना होता है, तो भारी पेन का यूज़ करने पे हमारे हाथ पे दबाव पड़ेगा और हम लिखते रहेंगे तो हमारा हाथ दर्द करने लगेगा। इसलिए पतला पेन जो होता है, लंबी निब का होता है, इसे हम आसानी से लिख सकते हैं। चाहे जितना लिखते हैं हमारा हाथ पे दबाव नहीं पड़ता है, तो हम सही से लिख पाते हैं और हमारी हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है। फोर्थ है, एग्ज़ाम में 2 ब्लू 2 ब्लैक 1 स्केच और 1 स्केच स्केल लेकर जाना है। ठीक, जैसे हम 2 पेन लेके जाते हैं तो हमारा एक पेन मान लीजिए नहीं चल रहा है, तो हम दूसरे पेन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम वहाँ से किससे मांगेंगे? तो ये हो गया हमारा फोर्थ। फिफ्थ है हमारा, आपको एडमिट कार्ड नहीं भूलना है। फिफ्थ टिप ये है कि आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा हो, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा हो उसको पहले करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो उसको बाद में करना है। और जो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है उसको सबसे बीच में करना है। ठीक है, ये आपको 6 हो गया। 7 आपको क्या अपनाना है, एग्ज़ाम कॉपी में पेपर कोड डालना नहीं भूलना है और अपना रोल नंबर सही सही डालना है। इंट्रोडक्शन जो पूरा हमारा बॉक्स में भरा जाता है वो आपको सही से भरना है। ये जो मैंने हिंदी की स्ट्रेटजी बताई है, अगर आप इसको 1 मंथ फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, पूरा डिवाइड कर लीजिएगा आपका जो पोर्शन है, कितने दिन में कितना कंप्लीट करना है, उसके हिसाब से अगर आप 1 मंथ इसको फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 90+ हिंदी में लाने से कोई नहीं रुक सकता है। आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगी है। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।